हेलो बच्चों, तो आज हम आपके सामने वापस लेकर के आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस सभी चैप्टर्स के अंदर से, जो भी आपके क्लास 12th आरबीसी बोर्ड के पेपर में आने वाली। ये फिजिक्स की वो मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है जिसको सबसे सिंपलेस्ट वे के अंदर हम आपको यहां पर समझा रहे हैं, जो कि आपका एक शिक्षा एक अधिकार के आपका खुद का जो ये चैनल है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शिक्षा एक अधिकार के मन से मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन ऑफ फिजिक्स क्लास 12th आरबीसी बोर्ड का, जिसका पेपर आपका कितनी तारीख को होने वाला है? 20 मार्च को। ठीक है, तो आइए मेरे साथ जुड़िए और देखिए यहां पर आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस को। तो सबसे पहली डेरिवेशन आपके चैप्टर फर्स्ट से आती है, जो आपकी डेरिवेशंस है यहां पर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म्स के अंदर। किसके अंदर? कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के अंदर। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहां पर दो चार्ज को कंसीडर करेंगे, जिसके अंदर से हमने क्या कर लिया है, यहां पर हमने यहां पर एक चार्ज ये ले लिया, एक चार्ज हमने यहां पर ये दूसरा चार्ज ले लिया है। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर ये प्लस क्यू और यहां पर भी ये क्या हो जाएगा? प्लस क्यू हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कूलम्बिक फोर्स है वो क्या होती है, जब भी दो सेम चार्जेस को क्या किया जाता है, एक दूसरे के सामने रखा जाता है, तो एक चार्ज क्या करता है, दूसरे वाले चार्ज को क्या करता है? रिपेल करना स्टार्ट करता है। अगर आपके दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर वो दोनों चार्ज नेगेटिव है तब भी वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर वो चार्ज क्या है आपके पॉजिटिव और कैसे है? नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमने क्या किया है? पॉजिटिव चार्ज को किया है। अब हमने क्या किया, इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसको कितना मान लिया है हमने? यहां पर हमने इस डिस्टेंस को मान लिया है यहां पर आर। कितना डिस्टेंस मान लिया है? आर डिस्टेंस के अंदर मान लिया। तो जो फर्स्ट वाला चार्ज है, जैसे कि इसको मैं 1 नाम दे रहा हूं, और ये जो सेकंड वाला चार्ज है इसको क्या नाम दे रहा हूं? मैं 2 नाम दे रहा हूं। तो जब मैं फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से सेकंड वाले पर फोर्स लगाता हूं तो ये रिपल्शन फोर्स इधर की तरफ आती है, और इस फोर्स का नाम हो जाता है फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। क्योंकि हम यहां वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे? वेक्टर का साइन लगा देंगे। इसी तरह से अगर मैं यहां वाले दूसरे वाले चार्ज की बात करूं तो इसके ऊपर भी क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। इस बार क्या लग रही है आपके ऊपर? फर्स्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है, तो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या है? अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन सेकंड इज एग्जैक्टली इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड की वजह से हम क्या कर सकते हैं? इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात करें ये जो फोर्स होती है आपकी, जैसे कि मैं किसी भी एक फोर्स को कंसीडर करता हूं, जैसे मैं फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड को कंसीडर करता हूं, तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड की वजह से अगर हम देखता हूं तो ये जो फोर्स होती है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? इनका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसके। ये जो फोर्स है डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके किसके? इनकी डिस्टेंस के स्क्वायर टर्म में। किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर टर्म में। तो जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी खोलता हूं तो यहां पर फोर्स ऑन सेकंड यहां पर क्या हो जाता है? कांस्टेंट आ जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, के। और ये कितना हो जाता है? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा? आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? ये जो के है इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है आपकी? 9 इंटू 10 की पावर 9। जिसकी यूनिट की बात करेंगे तो हमें कितनी देखने के लिए मिल पाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम्ब स्क्वायर के बराबर इसकी यूनिट हमें देखने के लिए मिल पाएगी। इसी के साथ में इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना हो जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है आपका? परमिटिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है? परमिटिविटी कहलाता है। और ये जो परमिटिविटी है इसका खुद का भी मैग्नीट्यूड वैल्यू होता है, जो कितना होता है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12। और जो इसका यूनिट हो जाएगा वो जस्ट के का इनवर्स हो जाएगा, जो कि कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन और मीटर स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? इसी के साथ में अगर हम बात करें आपके इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में, तो हम इसका वेक्टर डिस्टेंस मैग्नीट्यूड लेंगे, तो हम यहां पर इसके लिए क्या कर लेंगे? पोजीशन वेक्टर ले लेंगे। तो जो पोजीशन वेक्टर इसको वेक्टर फॉर्म में लाएंगे तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड के हम लिए काम कर देंगे के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहां पर कितना हो जाएगा? आर कैप आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आर कैप। आर कैप को हम किसके नाम से जानते हैं? यहां यूनिट वेक्टर के नाम से, जो किसको दिखाता है? हमारी डायरेक्शन को दिखाता है। तो अगर मैं यहां पर क्या करता हूं,
आपके इनके यूनिट वेक्टर बना देता हूं। जो जैसे कि मैंने यहां पर इधर एक्सिस पे आ गया, तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक Q1 चार्ज ले लिया और यहां पर क्या ले लिया मैंने, एक Q2 चार्ज को ले लिया, जो ये दोनों चार्ज है। तो इन चार्ज को क्या कर दिया मैंने, मीन से मिला दिया। तो यहां से इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी मेरी, यहां पर R1 डिस्टेंस हो जाएगी, और यहां से ये जो हो जाएगा ये कितने डिस्टेंस के ऊपर हो जाएगा मेरा, R2 डिस्टेंस के ऊपर हो जाएगा। किस पे हो जाएगा, R2। तो यहां पर जो डिस्टेंस आएगी वो इन दोनों का क्या आ जाएगी, डिफरेंस आ जाएगी। दोनों का क्या आ जाएगी, डिफरेंस में देखा जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, इसको आपके डेल्टा आर में रिप्रेजेंट कर देंगे। किसके रिप्रेजेंट करेंगे, आर के फॉर्म में। जो ये आर आएगा या डेल्टा आर आएगा, ये डेल्टा आर कितना हो जाएगा आपका, अगर मैं 1 माइनस फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड लिख रहा हूं तो मैं कितना लिख दूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ R1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R2 को यहां पर क्या कर दूंगा, रिप्रेजेंट कर दूंगा। अगर इसी को ही मैं क्या कर दूंगा, मैग्नीट्यूड में ले लूंगा, तो मैग्नीट्यूड में कितना हो जाएगा, डेल्टा आर बराबर किसके हो जाएगा, आर के। तो यहां पर मैं इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखता हूं, तो यहां पर कितना हो जाएगा मेरा जो फाइनल रिजल्ट है, तो फाइनल रिजल्ट को मैं अलग से लिख देता हूं यहां पर कलर चेंज करके। तो फाइनल रिजल्ट जो है मेरा वेक्टर फॉर्म में 1 2 इज इक्वल्स टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r1 माइनस 2 का होल क्यूब है ना, इनटू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर के में आ जाएगा। क्योंकि यूनिट वेक्टर को क्या कर दिया मैंने, यहां से लिख दिया। तो यूनिट वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, आर कैप को मैं लिखूंगा R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यहां से अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, जो मुझे वेक्टर फॉर्म के अंदर कूलम्ब लॉ को रिप्रेजेंट करना होगा। यहां पर पावर कितनी आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। तो इस तरह से आप यहां पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये फाइनल रिजल्ट यहां पर क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर है, पक्का बच्चों, क्लियर है, डन है रिजल्ट, पक्का, ईमानदारी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। एक बार पूरी तरह से देख लीजिए, हमने क्या किया, सबसे पहले 2 चार्ज को लिया, चार्ज में Q1 Q2 को ले लिया है यहां पर। तो Q1 चार्ज की वजह से आपका Q2 चार्ज के ऊपर उधर की तरफ फोर्स लगी, और Q2 चार्ज की वजह से Q1 चार्ज के ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगा है। जहां पर हमने क्या कर दिया है, जो फोर्स होता है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के क्या हो जाता है, इनवर्स स्क्वायर में हो जाता है। प्रोपोर्शनलिटी खोलते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम K बोलते हैं। K की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, 9 इंटू 10 की पावर 9। और बात करें इसकी यूनिट की तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम्ब स्क्वायर। इंपॉर्टेंट यूनिट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसी में अगर बात करें K का जो वैल्यू जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कहलाता है। इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, जो कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर के अंदर हो जाएगा। बात करें पोजीशन वेक्टर, तो ये Q1 वेक्टर का जो वेक्टर है वो R1 है, इसका जो वेक्टर है वो कितना है आपका, R2 है। कितना है आपका, यहां पर R2 है। तो हमने क्या कर दिया, यहां से डेल्टा आर निकाल दिया, जो R1, क्योंकि फोर्स 1 ऑन ड्यू टू लिख रहे हैं तो R1 माइनस R2 कर देंगे। अगर इसका अपोजिट लिखेंगे तो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट करेंगे तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिराइव कर सकते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दुविधा नहीं है। चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन के ऊपर आते हैं। तो नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन आपकी यहां पर कौन सी आ जाती है, ये डेरिवेशन सेकंड आपके पास आ जाती है। यहां पर आपकी ये क्या पूछा जाता है, इसके अंदर पूछा जाता है आपसे कि बताइए, आपका डिराइव करके दीजिए हमें एक्सप्रेशन फॉर अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन एनी पॉइंट ऑन अ एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या करनी है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। किसकी वजह को फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें फाइंड आउट करनी है यहां पर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पता होना चाहिए। जब भी हम क्या करते हैं, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर जब सेपरेट कर देते हैं, सेंटर से बात करेंगे तो कितना हो जाएगा L, और इधर की तरफ भी कितना हो जाएगा L। क्लियर है, यहां पर सेपरेट करते हैं, जिसकी मेन डिस्टेंस को हम किससे देखते हैं, D से। तो यहां पर डाइपोल का फॉर्मेशन होता है, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं P से, जो आपका डायरेक्शन दिखाता है। क्योंकि ये एक वेक्टर है तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की, आपको यहां पर डायरेक्शंस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है बच्चों। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों, ये क्या होती है, आपकी पॉजिटिव चार्ज से लेकर के कहां जाती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। जबकि जो आपका डाइपोल मूवमेंट P होता है बच्चों, ये क्या करता है, आपका नेगेटिव चार्ज से निकल करके कहां पर आता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन दिखाता है। तो ये बात आपको मेरी क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। तो यहां से जो P हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा Q इंटू D लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो
Q इंटू 2L, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो बच्चों सिस्टम रेडी हुआ है डाइपोल का, ये जो सिस्टम हमने यहाँ डाइपोल का क्या किया है, रेडी किया है, हमें इसकी वजह से क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस डाइपोल के सिस्टम को फिर से क्या करेंगे, रीड्रॉ करेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे और यहां पर हम क्या कर लेंगे, एक नेगेटिव चार्ज ले लेंगे। ठीक है बच्चों, इन दोनों को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो ये कर दिया हम दोनों ने, हमने इनको सेपरेट। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हम क्या कर लेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे। ये पॉइंट हमने ले लिया, इसके सेंटर में यहां से हमने डिस्टेंस मान लो बच्चों कितनी, L डिस्टेंस मान ली। यहां से भी कितनी डिस्टेंस मान ली बच्चों, L डिस्टेंस मान ली। उसके बाद इसके सेंटर से, कहां से, इसके सेंटर से हमने क्या किया है, एक लाइन लिए। तो सेंटर से इसकी एक्सिस पर चलते हुए एक लाइन लिए और इसकी एक्सिस पर क्या कर लिया, एक पॉइंट मेंशन कर दिया। उस पॉइंट पर हमने क्या कर दिया है, एक टेस्ट चार्ज को रख दिया है। तो ये टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जबकि पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसकी वजह से फोर्स डेवलप होगी और फोर्स की वजह से क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। तो आपकी वजह, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो टूवर्ड होती है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, अवे हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंशन करेंगे। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से वो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। क्लियर है। और जो आपका पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी अवे हो जाएगी। जैसे कि मैं यहां पर इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रहा हूं बच्चों, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं 1 नाम दे दूंगा और इसको क्या कर दूंगा, मैं 2 कर दूंगा। तो 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर की तरफ आ चुकी है, और 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ चुकी है, उधर की तरफ। बात करें डिस्टेंस की, तो जो नेगेटिव चार्ज है उससे ये जो ये पॉइंट है मेरा, नेगेटिव चार्ज से जो ये पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट कितना डिस्टेंस के ऊपर है, ये मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने इस डिस्टेंस को कितना मान लिया है, आपका x मान लिया। कितना डिस्टेंस मान लिया, x डिस्टेंस मान लिया। तो मुझे डिस्टेंस चाहिए इस नेगेटिव चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए। कौन सी डिस्टेंस चाहिए, मैं अलग से कलर से इसको दिखा देता हूं। मुझे डिस्टेंस चाहिए ये वाली, ये इतनी डिस्टेंस मुझे यहां से क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। जबकि मेरे पास डिस्टेंस कहां से, सेंटर से पॉइंट की है। तो मेरे पास ये L डिस्टेंस क्या एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या कर दूंगा, x के अंदर से L सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहां पर मैं E2 की वजह से जो डायरेक्शन डिस्टेंस लूंगा, तो ये R2 की जो वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि मैं E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो R2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, मेरे पास x माइनस L हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x माइनस L हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं बात करूं बच्चों, जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर x डिस्टेंस तो ये हो गई और L डिस्टेंस और जुड़ जाएगी। तो इसी वजह से बच्चों मैं R1 को जब लिखूंगा तो कितना लिख दूंगा, x प्लस L लिख दूंगा। अब जैसा कि आप सभी बच्चों को याद होना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए कि जब दो पॉइंट चार्ज होते हैं उनकी वजह से जो फोर्स बनती है बच्चों, वो कितनी बनती है बच्चों, वो बनती है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के बराबर बनती है। और अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स बनता है बच्चों, वो कितना होता है, F बराबर कितना हो जाता है, Q E के बराबर हो जाता है। और एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है बच्चों, वो कितनी हो जाती है, K Q बाय R स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास यहां पर एक चार्ज, दो चार्ज ही तो है, इन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, K Q बाय R स्क्वायर के बराबर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ पाएगी। तो हमारा एक चार्ज है प्लस Q1 और एक है माइनस Q1। तो हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, जैसे कि मैं E1 की वजह से लिखना चाहता हूं, तो E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या लिख दूंगा मैं, E1 की K तो मेरा कांस्टेंट है और चार्ज मेरा Q हो जाएगा। और बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितनी है, R1 मेरे पास है x प्लस L का बच्चों क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये मैंने E1 की वजह से लिख दी। इसी तरह से बच्चों किसकी वजह से लिखोगे तुम, E2 की वजह से लिखोगे। तो E2 की वजह से जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे वो कितनी लिख दोगे बच्चों, क्योंकि इसके अंदर से आ रही है, तो चार्ज K कांस्टेंट कांस्टेंट, Q की जगह Q और R की जगह कितना लिख दोगे बच्चों, x माइनस L का क्या लिख दोगे बच्चों, होल स्क्वायर लिख दोगे। इसका क्या कर दोगे, होल स्क्वायर लिख दोगे। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ चुकी है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो चुकी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ चुकी है। और अपोजिट डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, अपोजिट डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखोगे, ई नेट बराबर, अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा बच्चों की कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर डिनोमिनेटर में x प्लस एल हो रहा है और यहां पर डिनोमिनेटर में x माइनस एल हो रहा है। इसका मतलब कि इसका डिनोमिनेटर
बढ़ चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है कि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी बच्चों, और इसका डिनोमिनेटर कम हो चुका है, इसका मतलब कि E2 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारी E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, हमारी ज्यादा है, और जो हमारी E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो क्या है, हमारी कम है। इसलिए हमने इसको डिफरेंस करके लिख दिया यहां पर। अब दोनों के डेटा को सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों। तो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, आइए मेरे साथ सब्स्टिट्यूट कीजिए। देखिए मेरे साथ डेरिवेशन आपको साथ साथ में लिखनी पड़ेगी, साथ साथ लिखोगे ना तो हाथों हाथ याद करवा दूंगा, गारंटी ले रहा हूं, आशु सर की गारंटी रहती है। साथ साथ डेरिवेशन लिखते जाओगे, साथ साथ याद होती जाएगी, पक्का ऐसे ही याद करनी। चलो आ जाओ। तो यहां से E बराबर E नेट बराबर कितना लिख दोगे बच्चों, E2 की वैल्यू डालोगे तो ये कितनी डालोगे बच्चों, के क्यू एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर बच्चों, और साथ में क्या कर दोगे, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय कितना कर दोगे, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर कर दोगे बच्चों। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि इन दोनों के अंदर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम लेंगे तो आगे की तरफ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि बच्चों मेरे पास नीचे इधर जगह कम है, मैं इसलिए आगे जा रहा हूं। आपको नीचे ही उतारना है, बोर्ड के अंदर भी है ना, मेरे साथ ऐसा नहीं कि इधर साइड में आ जाओ, पक्का ना, ऐसा ही करना है। तो यहां पर ई नेट बराबर में कितना लिख दूंगा बच्चों, के क्यू को मैं ले लूंगा बच्चों कॉमन, और अंदर ब्रैकेट लगा करके यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां से के क्यू का के क्यू आ जाएगा, एलसीएम कितना ले लूंगा मैं, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर और एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहां एक्स माइनस एक्स एल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। यहां पर x माइनस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो समझ में आया ये जो मैंने मैथ्स की है ना, पक्का समझ में नहीं आया तो धीरे धीरे देखना, पहले मैंने एलसीएम लिया और फिर क्या किया, कैंसिल किया, डिनोमिनेटर से करते हैं डिवाइड और न्यूमरेटर से जो भी आता है उसे मल्टीप्लाई। तो यहां से हमने क्या कर दिया, यहां पर एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी, a प्लस बी के होल स्क्वायर की, जो आइडेंटिटी कितनी हो जाती है आपकी, ए स्क्वायर प्लस 2ab और कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। इसी तरह से a माइनस बी वाली भी आइडेंटिटी यूज करेंगे बच्चों, है ना। तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरह से a प्लस बी, a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां होल स्क्वायर तो होल पावर में भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पर बच्चों में ई नेट को वापस लिखता हूं, और ई नेट का जो फॉर्मूला यहां पर मैं आगे की तरफ लिखूंगा। तो अगले स्टेप्स के अंदर क्या करूंगा मैं, यहां पर ई नेट बराबर कितना लिख दूंगा, के क्यू तो मेरा कॉमन चल रहा है, आइडेंटिटी लगाऊंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xl प्लस एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस अंदर गया तो वहां पर माइनस आता है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का 2xl और माइनस का कितना हो जाएगा, वो प्लस आता है तो माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहां पर ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बच्चों, x का होल स्क्वायर माइनस l का होल स्क्वायर और होल पावर होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहां से 2xl बराबर कितना हो जाएगा, 4xl के बराबर हो जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, ई नेट बराबर आपको कितना देखने के लिए मिल पाएगा, ई नेट बराबर आपको देखने के लिए मिल पाएगा के क्यू, और ये कितना हो जाएगा आपका इंटू 4xl डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर आपके आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या हो जाएगी, देखने के लिए मिल पाएगी, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम यहां पर क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर। तो चेंजेस क्या करेंगे, जो भी कर रहा हूं उसको क्या कर रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं। तो हमने यहां पर कुछ अजम्पशंस लिए हैं, अजम्पशंस ये लिए हैं कि हम ये मान रहे हैं कि P बराबर कितना हो जाता है, Q इंटू 2L होता है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, यहां पर इसके अंदर P का फॉर्मेशन करेंगे डाइपोल मोमेंट का। कैसे करेंगे, यहां पर हमारा जो फॉर्मूला था E बराबर K Q, अब यहां पर 4xl को ब्रेक कर देंगे, किसके अंदर ब्रेक करेंगे, इसको हम कितना लिखेंगे, 2L कितना लिख देंगे, 2L लिख देंगे, और साथ में हम यहां पर कितना कर देंगे, आपका 2L लिख देंगे, और साथ में कितना लिख देंगे, कितना लिख देंगे, 2x लिख देंगे। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, 4xl वापस बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से P इंटू 2L को मैं कितना लिख दूंगा बच्चों,
सॉरी Q इंटू 2L को मैं कितना लिख दूंगा बच्चों, P लिख दूंगा। कितना लिख दूंगा, P लिख दूंगा। और नीचे की तरफ मेरा कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से ये आ जाएगा K और ये आ जाएगा P और ये 2 आगे की तरफ आ जाएगा और पीछे रह जाएगा X और यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ये ऊपर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आपकी आ जाएगी E। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, वापस फिर हम ये मानेंगे कि जो x है वो मोर देन द l है। जो x की वैल्यू है, जो x जो हमने पॉइंट लिया एक्सेल पे, वो बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली डायपोल की लेंथ की, क्योंकि डायपोल की लेंथ वैसे ही बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो यहां से जो हमारा एल स्क्वायर है उसको अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू कितना ले लेंगे हम, 0 को ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 0 कर देंगे। बहुत छोटा है, ना के बराबर है। तो यहां से E बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 2kpx डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, x की पावर 4। तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए मिल पाएगी वो कितनी हो जाएगी, k2kp डिवाइडेड बाय कितनी हो जाएगी, x क्यूब। तो यहां पर आपको बच्चों दो रिजल्ट क्या करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। एक तो ये एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कितनी आ जाएगी आपकी 2kp बाय x क्यूब के बराबर आ जाएगी। और दूसरा आपको ध्यान रखना है ये विदाउट असम्पशंस के, तो ये कितना हो जाएगा, k क्यूब 4xl डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल पावर होल स्क्वायर के बराबर आपको क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए मिल पाएगी। क्लियर है बच्चों। तो ये दो रिजल्ट आप क्या करेंगे, यहां पर याद रखेंगे। क्लियर है, पक्का, ईमानदारी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुविधा नहीं। चलिए अगली डेरिवेशंस के ऊपर चलते हैं। अगली डेरिवेशंस जो हमें यहां देखने के लिए मिल पाती है वो कौन सी देखने के लिए मिल पाती है बच्चों, वो हम देखते हैं आपके इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक derived an expression of an electric field at a point on a equatorial line of an electric dipole, या फिर इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर भी बोलते हैं। तो इस बार जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे तो ये मैंने यहां पर क्या कर लिया, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया और यहां पर ये क्या ले लिया मैंने, एक नेगेटिव चार्ज ले लिया। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर इनको क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे उठा के ले जाते हैं। चलो भैया तुम इधर क्या कर रहे हो, यहां पर चलो, तुम्हारी जरूरत यहां पर है, तो इनको यहां पर लेकर के आ गए। ठीक है, तो ये हमने बना दिया पॉजिटिव चार्ज और ये बना दिया नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस को हमने कितना मान लिया बच्चों, डी सेपरेट कर दिया। कितना सेपरेशन कर दिया इन दोनों के बीच में, डी सेपरेशन लगा दिया ना। ये सेंटर से देखोगे तो कितना हो जाएगा आपका एल और एल के टर्म में। अब मैंने यहां पर इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर क्या कर लिया, इनका एक पॉइंट ले लिया। बिल्कुल सेंटर से मैं कितने डिस्टेंस पर बढ़ा हूं, एक्स डिस्टेंस के ऊपर। कितना, एक्स डिस्टेंस, सेंटर से कितना गया हूं मैं, एक्स डिस्टेंस तक गया हूं। और यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया जहां पर मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगी अवे और नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या लगेगी, टूवर्ड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स देखने के लिए मिल पाएगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज से अवे हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड हो जाएगा। और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज से अवे हो जाएगी और नेगेटिव चार्ज के क्या हो जाएगी, आपके टूवर्ड आना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पर मैं देखता हूं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, अवे हो जाएगी, और जो आपका नेगेटिव चार्ज है इसकी क्या हो जाएगी, टूवर्ड आना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां पर इस तरह से दिखेगी। क्लियर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ गई। क्लियर है। तो यहां पर क्या करूंगा मैं, इसके क्या करूंगा फैक्टर, क्योंकि ये ना तो एक्स एक्सिस पे और नहीं ये आपके वाई एक्सिस पे, दोनों क्या है इन बिटवीन। तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, इसको फैक्टर करना स्टार्ट कर दूंगा यहां पर। तो पहले तो इसकी दोनों की लाइन ज्वाइनिंग कर देते हैं, तो इसको भी यहां से क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देता हूं। मैंने यहां से पॉजिटिव चार्ज को भी क्या कर दिया, इससे ज्वाइन कर दिया। क्लियर है। तो यहां से ये थोड़ा से भाई साहब इधर आ जाओ, ये भाई साहब आ गए इधर। क्लियर है। अब यहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी आपकी, इसको मैं पॉजिटिव चार्ज को दे देता हूं 1 नंबर और नेगेटिव चार्ज को दे दूंगा 2। तो यहां पर ये कितनी हो जाएगी E1 और इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आएगी E2। तो इसके कंपोनेंट करेंगे तो एक थीटा इधर की तरफ और एक थीटा इधर की तरफ। तो यहां पर आपका जो एंगल आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा। इसी तरह से इधर भी क्या आ जाएगा आपका E2 cos थीटा आ जाएगा, क्योंकि आपकी ये डिस्टेंस भी r है और ये डिस्टेंस भी कितनी है बच्चों, r ही आपको डिस्टेंस देखने के लिए मिल पाएगी। इसीलिए हम यहां पर क्या कर देंगे, आपका E1 इक्वल टू E2 इजिकल्स टू कितना कर देंगे E, क्योंकि दोनों डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आपको E नेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 2E cos थीटा आपको देखने के लिए
मिल पाएगा। तो यहां पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो यहां पर आर तो हमें पता नहीं, हमें तो एक्स पता है और एल पता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे रिप्लेस करेंगे हम यहां पर, तो हम यहां पर आपकी पीजीटी लगाना स्टार्ट करेंगे। तो पीजीटी जैसे ही लगाएंगे हम यहां पर, तो यहां पर हमने लगाया पीजीटी, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल लिया, तो यहां पर हम, ये हमारा क्या है 90 डिग्री हो जाएगा। और यहां से जब हम थीटा लेंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस कितनी है, हमारे पास जो हमें पता है एक्स डिस्टेंस हमने मेंशंस किए, और यहां पर हमारे पास ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो आर को अगर निकालेंगे, ये इस आर को जो इसका हाइपोटेनिस बन रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर आपको क्या हो जाएगा, देखने के लिए मिल पाएगा। इसी में अगर हम बात करें यहां पर cos थीटा की, तो cos थीटा हमारे पास ये कितना देखने के लिए मिल पाएगा आपका, तो cos थीटा आपको पता होना चाहिए वैसे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो जो आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर फूले, जिसके अंदर फर्स्ट वाला कितना होता है साइन थीटा, सेकंड वाला क्या होता है आपका cos थीटा, और थर्ड वाला क्या हो जाता है बच्चों tan थीटा। तो यहां पर आपका cos थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपो। तो यहां पर आपका बेस कितना हो जाएगा, ये आपका L आपका बेस हो जाएगा, और जो आपका हाइपो हो जाएगा वो कितना है R। तो R स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आपकी, पहले मैं R लिख देता हूं यहां पर आपका, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो तो स्मॉल r लिख देता हूं, और फिर कितना हो जाएगा R बराबर यहां पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये डेटा में जब यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो यहां पर मेरे पास कितना आ जाता है, ई नेट बराबर 2, ई की जगह कितना लिख दूंगा बेटा मैं यहां पर, के क्यू, और आर स्क्वायर की जगह कितना कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कर दूंगा, है ना। और यहां पर cos थीटा की जगह कितना कर दूंगा, एल, और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, की पावर 1/2, है ना, या फिर रूट लगा देता हूं। क्लियर है। तो यहां से वापस 2 इंटू पी और Q, मतलब कि Q इंटू 12 किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, के पी, और यहां पर पावर 1 है और यहां पर पावर 1/2, क्योंकि दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर वापस हम क्या करेंगे, एक्स को बहुत ज्यादा ग्रेटर मानते हुए एल को स्मॉलर कर देंगे, तो एल स्क्वायर को हम कितना कर देंगे, अप्रोक्सीमेटली 0 कर देंगे। तो यहां पर जब हम डेटा डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, के पी बाय कितना हो जाएगा आपका, ये एल स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर की होल पावर कितना हो जाएगा, 3/2, क्योंकि एक्सपोनेंट पावर से यहां पर हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, केपी बाय एक्स क्यूब के बराबर आपको देखने के लिए मिल पाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या आपकी किसके ऊपर, इक्विटोरियल लाइन के ऊपर। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चों, आपको देखने के लिए मिल पाएगी। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी एनी पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो उसका एक जनरल फॉर्म होता है जिसको आप याद रख के दोनों के बारे में ध्यान रख सकते हैं। ये जो जनरल फॉर्म होगा वो आपको कैसे देखना है, यहां पर एक स्पेशल केस के अंदर ध्यान रखना है, जिसके अंदर में क्या कर रहा हूं, ये छोटा सा जो बाबूजी हैं इन्हें क्या कर रहा हूं, बना दे रहा हूं। इससे क्या कर सकते हैं, आप किसी भी डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर आप इसको एक छोटे से प्यारे से फॉर्मूले में ध्यान रखेंगे, जो कितना हो जाएगा आपका, E इज इक्वल्स टू E एट एनी एक्सिस के ऊपर बात करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, के पी बाय एक्स क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, कितना हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 के बराबर है। अगर cos आप 0 रखेंगे मतलब कि एक्सियल थीटा पे, तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, 4 का रूट हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा, 2 केपी बाय एक्स क्यूब, जो किसकी होती है आपकी एक्सियल की। अगर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख लिया तो यहाँ 90 हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा 0, तो यहां पर कितना हो जाएगा, अंदर बचेगा अंडर रूट में 1, अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है 1, तो ये कितना हो जाएगा, केपी बाय एक्स क्यूब। इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं ड्यू टू अ डाइपोल, किसी वजह से, ड्यू टू अ डाइपोल की वजह से। नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें, अगली जो डेरिवेशंस आपको करना है यहां पर, है ना, क्या बोलता है यहां पर आपकी नेक्स्ट डेरिवेशंस के अंदर, तो बोलता है रेसिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल ऑफ एन
डाइपोल मूवमेंट इन प्रेजेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, पहले हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया, किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। एक डाइपोल था, जैसे ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये मेरे पास क्या है, एक डाइपोल। इसकी वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की, इसकी एक्सिस के ऊपर, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं इस डाइपोल को, पहले से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लिए और उसके अंदर क्या कर रहा हूं, इंक्लाइन करने जा रहा हूं, मतलब किसी ना किसी एंगल के ऊपर रख रहा हूं। या तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख सकता हूं, या परपेंडिकुलर रख सकता हूं, या पर्टिकुलर किसी एंगल के ऊपर रख सकता हूं, या उसके एंटी पैरेलल क्या कर सकता हूं, इसको रख सकता हूं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, सबसे पहले आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर लेता हूं, क्योंकि यहां यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई है, तो ये मैंने क्या कर दिया, यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर लिया, जिसके अंदर से इसकी डायरेक्शन कहां से कहां हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ हो जाएगी। कहां हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बच्चों यहां पर मैं इसका, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लूंगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इसके अंदर क्या कर दिया मैंने, एक प्यारा सा डाइपोल को क्या कर दिया, रख दिया है किसी ना किसी। तो ये मैंने प्यारा सा एक डाइपोल रख दिया, इसका कलर चेंज कर देते हैं अंदर की तरफ, तो ये इसका कलर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब इस डाइपोल को जब रखा तो यहां पर एक ऊपर की तरफ वही पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है, और एक यहां पर ये नेगेटिव चार्ज। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो यहां पर आपका जो फोर्स लगेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा बच्चों इधर की तरफ। इसका वापस कलर चेंज कर देते हैं, नहीं तो ये आपको दिखेगा नहीं, तो इसका कलर चेंज करके यहां से अपन इसको बदल देते हैं यहां से रेड कलर के अंदर, तो ये भाई साहब इधर की तरफ चले जाएंगे। और इस पे अगर बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनकी डायरेक्शन कहां आ जाएगी, इधर की तरफ। फिर इनका कलर चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर इसके कलर को चेंज करके इसको भी क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। क्लियर है, ये किसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है, फोर्स की। तो इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, और इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इधर है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब मैं क्या करूंगा, इसके कंपोनेंट, क्योंकि ना तो एक्स एक्सिस में ना वाई एक्सिस में, तो मैं इसके क्या कर दूंगा, कंपोनेंट कर दूंगा। तो कंपोनेंट करूंगा तो सबसे पहले इस डाइपोल के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो यहां से मैं जब कंपोनेंट करूंगा तो ये इसका कलर चेंज कर देते हैं सबसे पहले। तो यहां से इसका सेंटर ये भी कितना हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा, और इधर की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी सेंटर से। तो इसको थोड़ा सा मैं बाहर की तरफ देख लेता हूं। तो ये डाइपोल मैंने क्या कर रखा है, ऐसे रख रखा है, क्लियर है। तो यहां पर इसने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल सब्सटेंस कर रखा है। इधर की तरफ आपकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, क्लियर है। तो यहां पर ये आपका आया एंगल थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। यहां पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी, ऐसे है ना, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव चार्ज यहां है, नेगेटिव चार्ज यहां है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, इधर की तरफ है, क्लियर है। तो यहां पर मैंने इसके कंपोनेंट किए, तो इधर की तरफ एक कंपोनेंट इसका आएगा जो क्या कहलाएगा, इसका कॉस कंपोनेंट कहलाएगा। तो यहां की तरफ जो इसका कंपोनेंट गया उसे हमने क्या बोल दिया बच्चों, इसका कॉस कंपोनेंट। तो क्या हो जाएगा, यहां पर इसका कंपोनेंट आ जाएगा आपका कॉस कंपोनेंट आ जाएगा। तो इसका ये क्या था, एल, कितना था डिस्टेंस, एल। तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा आ जाएगा। इसी तरह से इसका एक और कंपोनेंट आ जाएगा, तो वो कंपोनेंट कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा आपका एल साइन थीटा। कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो इधर की तरफ एल कॉस थीटा, इधर की तरफ एल साइन थीटा। तो क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर को क्या कर सकते हैं हम, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस वेक्टर को क्या कर दिया मैंने, यहां से शिफ्ट कर दिया है ना, क्लियर है। इस वेक्टर को क्या कर लिया मैंने, यहां पर शिफ्ट कर लिया है, किसको, एल साइन थीटा को, किसको, एल साइन थीटा को। तो एल साइन थीटा वाले कंपोनेंट को मैंने इधर शिफ्ट कर लिया। तो इस कंपोनेंट को अगर इधर शिफ्ट करता हूं तो ये आ गया यहां पर, और मेरा जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर वो क्या है, इस डायरेक्शन में। तो जब भी फोर्स और डिस्टेंस, यहां पर ये फोर्स है तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है। अगर मैं बात करूं मुझे, तो मुझे अगर क्या करना है, मोशन करना है, तो या तो कोई मेरा इधर हाथ खींच ले, या फिर क्या कर ले, कोई मेरा पीछे हाथ खींच ले। तो ये तो मैं आगे आ जाऊंगा या फिर मैं क्या चला जाऊंगा पीछे। मगर कोई मुझ पर इधर और इधर दोनों तरफ सेम फोर्स लगा है, जैसे एक ने इधर खींचा और एक ने इधर, तो ये क्या हो रहा हूं बच्चों में,
रोटेट हो रहा हूं, ये क्या हो रहा हूं, रोटेट हो रहा हूं यहां से, एक ने मुझे इधर खींचा, एक ने पीछे। तो अगर मुझे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस देंगे तो मैं क्या करने लगूंगा, ऐसे चक्री खाने लगूंगा, मैं क्या करने लगूंगा, ऐसा चक्री खाने लगूंगा, मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो जब भी किसी बॉडी में रोटेशन मोशन लाना हो तो उसके ऊपर फोर्स को क्या करना पड़ेगा, जीरो करने का। फोर्स जीरो होते ही, फोर्स की बात तो नहीं हो रही है बच्चों, वापस ध्यान रखना, यहां पर नेट फोर्स की बात हो रही है। तो नेट फोर्स क्या कर दूं मैं, यहां पर क्या कर दूं, जीरो कर दूं। तो एक फोर्स लग रही इधर की तरफ, एक फोर्स लग रही इधर की तरफ, तो नेट फोर्स क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। फोर्स जीरो नहीं है, फोर्स तो लग रही है हर चार्ज पे, नेट फोर्स जीरो हो चुकी है। तो इससे क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। कितना आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। और टॉर्क होता कितना है बच्चों, यहां पर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। तो यहां पर इस टॉर्क की वैल्यू की अगर बात करें तो यहां पर फर्स्ट वाले के लिए आ जाएगा आपका टॉर्क 1 बराबर आ जाएगा, फोर्स कितनी है आपकी, QE, क्लियर। और आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin थीटा। इसी तरह से दूसरे वाले पे भी लिखेगा तो टॉर्क 2 कितना हो जाएगा बच्चों, QE, और कितना हो जाएगा, L sin थीटा। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, फोर्स हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये फोर्स हो गई और ये डिस्टेंस, ये फोर्स हो गई और ये क्या हो गया, डिस्टेंस। तो टॉर्क नेट कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। तो यहां पर टॉर्क नेट हम कितना लिख देंगे बच्चों, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा हमारा, 2QE L sin थीटा। तो हम यहां से जानते हैं कि Q2 और L किसके बराबर होता है, P के। तो हम कितना कर देंगे, PE sin थीटा, क्योंकि आप जानते हैं sin थीटा जो होता है वो एक क्रॉस प्रोडक्ट का क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर होता है। तो यहां से टॉर्क नेट बराबर कितना हो जाएगा आपका, P क्रॉस E। कितना हो जाएगा, P क्रॉस E। और यहां से आप क्या कर सकते हैं, इस टॉर्क को फाइंड आउट कर सकते हैं, किससे, टाउ बराबर कितना हो जाएगा, P क्रॉस E के, जहां पर P क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट, और E क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब इस डाइपोल को यहां पर इक्विलिब्रियम में लाना पड़ता है, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां पर क्या करते हैं, जब भी इन दोनों के बीच का एंगल, जब हम डाइपोल को क्या रख दें, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रख दें, क्या रख दें, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि हमने यहां पर क्या कर लिया है आपका, यहां पर क्या कर लिया, ये हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया है, ड्रॉ किया है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ड्रॉ कर लिए, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लिए, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लिए। इसी तरह से हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगेन रीड्रॉ कर लिया, क्लियर है, अगेन इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया है। और यहां पर हमने क्या करा है, डाइपोल को रखना स्टार्ट किया, और डाइपोल्स को हमने यहां पर रखने किया। एक बार हमने डाइपोल को बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा, एक बार हमने डाइपोल को यहां पर क्या रखा, पैरेलल रखा, और एक बार हमने डाइपोल को कैसे रखा, एंटी पैरेलल, ठीक है। तो यहां पर हमारा डाइपोल के ऊपर यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर की तरफ, यहां पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इधर, और यहां पर बात करें तो क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो यहां पर आपको फर्स्ट वाले केस में, कहां पर, इस फर्स्ट वाले केस में ये कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर चल रही है और डाइपोल मोमेंट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो डाइपोल मोमेंट आपका हो जाएगा इधर ऊपर की तरफ हो जाएगा, क्लियर है। और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इधर की तरफ चल रही है, तो एंगल कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, P की डायरेक्शन हो जाएगी, और ये किसकी हो जाएगी, E की डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहां पर आपका जो टाउ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। टाउ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, है ना, क्योंकि साइन थीटा आएगा, साइन 90 कितना हो जाता है 1, और ये कितना हो जाएगा, PE हो जाएगा। और यहां पर जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। बात करें अगर यहां पर आपकी बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो चुका है, पैरेलल हो चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो चुका है, पैरेलल हो चुका है। किसके पैरेलल हो चुका है, आपके डाइपोल
मूवमेंट पी के, है ना। यहां पर क्या हो चुका है, पैरेलल हो चुके हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है, पी की और किसकी, ई की। तो यहां पर आपका जो टॉर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, माइनस पीई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, माइनस पी, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला आपका क्या था बच्चों, यहां पर पी क्रॉस ई, या फिर क्या था, टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा। तो इसी में जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू अ डाइपोल, वो कितनी हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस पीई कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी। तो कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, मिनिमम। और ये किसको दिखाएगी बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम। किसको दिखाएगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम को दिखाएगी। किसको दिखाएगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम को क्या करेगी, एक्सप्लेन करेगी। इसी में अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डाइपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री का। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बीच का एंगल हो जाएगा। तो यहां पर भी आपका टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और कितनी हो जाएगी आपकी, प्लस पीई के बराबर आपकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी देखने के लिए मिल पाएगी। इस तरह से डाइपोल की वजह से जो आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम एक डाइपोल को रखते हैं तो उसकी वजह से क्या डेवलप हो पाता है, यहां पर टॉर्क डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है आपका, टॉर्क यहां पर क्या होता है, डेवलप हो पाता है। क्लियर है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें अगली डेरिवेशन की, तो हमें क्या करना है, गाउस के लॉ को क्या करना है, यहां पर डिराइव करना है। तो ठीक है, तो हम क्या डिराइव करने जा रहे हैं, डिराइव द गाउस लॉ। पहले हम गाउस लॉ को लिख देते हैं कि गाउस लॉ की डेरिवेशन डेफिनेशन होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो डायरेक्ट क्या कर लिया जाता है, यहां पूछा जाता है। तो गाउस लॉ को कैसे डिफाइन किया गया, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टू क्लोज्ड surface is 1 upon epsilon naught time charge enclosed by the surface। क्लियर है। तो आपका जो गाउस लॉ, इसे कैसे डिफाइन किया गया, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, जिसे हम क्या बोल देते हैं, आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं, या गाउसियन फ्लक्स। जो गाउसियन फ्लक्स होता है फाई बराबर, ये कितना हो जाता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी से फ्लक्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, तो वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डीएल। कितना हो जाता है, ई डॉट डीएल। ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। हम यहां पर क्या करना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं किसको, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट को, है ना, जिसे हम डिराइव करना है गाउस लॉ। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्फेरिकल सरफेस ले लेंगे और यहां पर क्या कर देंगे, अंदर एक चार्ज ले लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकलती है। तो यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी। क्लियर है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट होगी। तो हम क्या करते हैं, इसका एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं। तो यहां से हमने क्या कर लिया, इसका एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया को यहां पर ले लिया। तो हमने यहां पर ये एरिया फिक्स किया, तो ये हमने ले लिया इसका एरिया पर्टिकुलर, इस एरिया को हमने फिक्स कर लिया। जैसा कि 3D बॉडी है, तो 3D बॉडी का जो एरिया होता है ना, जो 3D बॉडी होती है उसका जो एरिया होता है वो कैसा रहता है आपका, आउटवर्ड। कैसा रहता है आपका, आउटवर्ड। तो यहां पर इसका जो ये एरिया वेक्टर आ पाएगा, यहां से जो ये पूरा एरिया वेक्टर मिल पाएगा, ये एरिया वेक्टर आपको कितना मिल पाएगा, आपका आउटवर्ड डीएल। छोटा सा एरिया ले लिया है ना, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट की वजह से डीई मिल पाएगी। तो हम देखते हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो आपका एरिया वेक्टर है, ये दोनों क्या है, अपने एक दूसरे के पैरेलल है। एरिया वेक्टर और ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल, मतलब कि थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री है। तो हम यहां से बोल सकते हैं आपका कि फाई बराबर इंटीग्रल ई डॉट डी ए, इसको आप डी ए भी कर सकते हैं,
और यहां पर कितना हो जाएगा cos थीटा, और cos 0 कितना हो जाएगा 1। तो ई बराबर ई बाहर की तरफ आ जाएगा, अंदर की तरफ कितना हो जाएगा, क्योंकि cos 0 कितना हो जाता है बच्चों, यहाँ cos 0 आपका 1 हो जाएगा, cos 0 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 1 हो जाएगी। क्लियर है। और यहां पर कितना हो जाएगा डी। क्लियर है। तो यहां से जो कॉस स्फेरिकल सरफेस होती है उसकी वजह से जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आता है, टोटल एरिया, वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, जहां पर आपका 4 आप आर क्या हो जाएगी, इस स्फेरिकल सरफेस की क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। और एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर के बराबर। और यहां से जो आपका ये कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जो के होता है वो कितना हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर ये कितना हो जाएगा क्यू, और इधर भी कितना है 4 पाई। तो 4 पाई ने 4 पाई को कैंसिल आउट कर दिया, तो यहां पर आपका जो गॉसियन फ्लक्स मिल पाया वो कितना हो जाएगा चार्ज इनक्लोज अपॉन 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम। ये आपने क्या कर दिया, यहां पर गाउस लॉ को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, है ना। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जॉब से क्या कर लिया जाता है, यहाँ पर पूछा जाता है ना। तो इसके बारे में भी क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इस तरह से आप इससे क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। क्लियर है, पक्का ईमानदारी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन टाइम द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। ठीक है, तो यहाँ क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से पास आउट हो रही है, ई डॉट डी है, क्योंकि दोनों एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, तो एंगल कितना हो जाएगा 0, ई बाहर हो जाएगा, और एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू हो जाती है 1, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा यहाँ पर, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आपको क्या हो जाएगा, देखने के लिए मिल पाएगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट बात करें यहां पर हम आगे की तरफ, तो अगला जो क्वेश्चन हमें यहां से पूछा जाता है, वो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर किसके ऊपर है, अगली डेरिवेशन हमारी यहाँ पर जो पूछी जा रही है वो किसके लिए पूछी जा रही है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली चार्ज डेंसिटी, जो इसके ऊपर है इनफाइनाइटली लाइन ऑफ चार्ज डेंसिटी आ रही है। तो हमारे पास जो होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 मेथड यहाँ पर क्या किया जाता है, डेंसिटी यूज की जाती है, जिसके अंदर हम सबसे पहले जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, किसी वायर के ऊपर की यूज करते हैं, किसके ऊपर, किसी वायर के ऊपर। तो किसी वायर के ऊपर अगर इनफाइनाइटली चार्ज है, जिसके ऊपर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चार्ज प्रेजेंट है, तो इस चार्ज के लिए जो आपकी चार्ज डेंसिटी आती है उसे क्या बोलते हैं, लैम्डा, चार्ज प्रेजेंट ऑन अ पर यूनिट लेंथ। इसी तरह से अगर हम क्या करते हैं, किसी शीट को ले लेते हैं, यहां पर क्या कर लेते हैं, एक शीट ले लेते हैं, और इस शीट के ऊपर क्या करते हैं, यहां पर बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट है, तो इस शीट के ऊपर अगर बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलते थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या बोलते थे, सिग्मा, सरफेस चार्ज, चार्ज पर यूनिट एरिया के ऊपर की डेंसिटी। इसी तरह से अगर आपके पास क्या है, किसी स्फीयर के ऊपर, किसी वॉल्यूम्स के अंदर क्या है, बहुत सारे चार्ज क्या है, प्रेजेंट है ना, बहुत सारे चार्ज क्या है स्फीयर के अंदर, क्या है स्फीयर के अंदर बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट है, तो यहां की जो डेंसिटी हो जाएगी उससे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रॉ से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये कितनी हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर हो जाएगा। तो ये 4 तरह की डेंसिटी, 3 तरह की डेंसिटी आपको क्या होती है, यहां पर देखनी पड़ती है। बात करें हमारे आज के टॉपिक की, तो यहां पर हमने किसके ऊपर डाल रखा है, वायर के ऊपर। तो वायर के ऊपर हमने क्या कर दिया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। ये जो वायर है आपकी वो कैसी है, इनफाइनाइटली चार्ज है, इधर की तरफ भी क्या कर रही है, इन्फिनिटी में जा रही है, और इधर की तरफ भी क्या है, इनफाइनाइटली जा रही है। तो अब हमें इसे एक या दो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो उसके लिए तो क्या था, हमारा गाउस का लॉ बता देता था, सॉरी जो कुलाम्स का लॉ था वो क्या करता था, इजीली बता देता। मगर अगर बहुत सारे चार्ज हो जाए तो इसके पास, कुलाम के पास इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं था। तो यहां पर गाउस क्या बोलते हैं कि आप क्या करिए, सबसे पहले मेरी एक गाउसियन सरफेस को क्या कर दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए, और उस गाउसियन सरफेस के अंदर बहुत सारे चार्जेस को क्या कर दीजिए, इनक्लोज कर दीजिए। तो वहां से क्या कर सकते हैं आप, इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। तो हम इस वायर के ऊपर क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस का फॉर्मेशन करना क्या कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले मैं एक गाउसियन सरफेस यहां पर क्या कर देता हूं, ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर ये गाउसियन सरफेस मैंने ड्रॉ कर ली है, और इस गाउसियन सरफेस का यहां पर इधर इसको ज्वाइन कर देता हूं और इधर इसको ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, यहां पर गाउसियन सरफेस का थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा, ये इधर की तरफ बढ़ गया, तुम इधर की तरफ बढ़ जाओ, ये थोड़ा सा इधर आ जाओ, हाँ तुम इधर की तरफ, ये आ गए।
ये आ गए इधर की तरफ, इसको इधर लिया है, तो यहां पर क्या आ गई, ये गाउसियन सरफेस रेडी होगी। इस गाउसियन सरफेस की जो रेडियस है वो कितनी है आपकी r है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है आपकी l है। कितनी है, l लेंथ की ये गाउसियन सरफेस है। यहां पर आपका क्या है, चार्ज है। चार्ज जो है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, आउटवर्ड। कैसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए मिल पाएगी, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी। तो इस गाउसियन सरफेस की टोटल क्या हो जाएंगे, 3 एरिया को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। 2 सर्कुलर एरिया जो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, एक सर्कुलर एरिया ऊपर की तरफ इधर एरिया वेक्टर, और एक सर्कुलर एरिया वेक्टर इधर, क्योंकि 3D बॉडी है तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएंगे, आउटवर्ड हो जाएंगे। तो एक एरिया वेक्टर इधर की तरफ आ गया, एक एरिया वेक्टर नीचे की तरफ आ गया, इसी तरह से एक एरिया वेक्टर इधर की तरफ आ गया। क्लियर है। तो यहां पर टोटल कितने हो गए, 3 एरिया वेक्टर हो गए। तो हमारा फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, यहां पर 3 जगहों पर बनेगा। तो हम यहां पर टोटल 3 फ्लक्स बनेंगे। तो इंटीग्रल ई डॉट डी ए, क्लियर है। और थीटा एंगल कितना कर देंगे हम यहां पर इसको बोल देंगे 1 सरफेस, इसको बोल देंगे सेकंड सरफेस, इसको बोल देंगे थर्ड सरफेस। तो ये फर्स्ट सरफेस की वजह से थीटा कितना आ चुका है, 90 डिग्री, ये फर्स्ट की वजह से। इसी तरह से हमारा सेकंड सरफेस की वजह से भी आ जाएगा इंटीग्रल ई डॉट डी ए, और थीटा हमारा कितना हो जाएगा यहां पर 90 डिग्री, क्योंकि ये सेकंड सरफेस है। थर्ड सरफेस की वजह से बात करें तो यहां पर कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, और यहां पर थीटा कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री। तो यहां का फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका 0, यहां पर फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, और सिर्फ यहीं पर बनेगा। तो फ्लक्स नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका φ1 प्लस φ2, क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये φ3। तो यहां पर 1 और 2 की वजह से 0, तो फाइ नेट बराबर आपका कितना हो जाएगा यहां पर इंटीग्रल ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, ई बाहर आ जाएगा जो हमें फाइंड करना है, और इंटीग्रेशन में कितना चला जाएगा डी ए। तो यहां पर इस सरफेस का जब निकालेंगे तो कौन सा लेंगे, कर्व सरफेस एरिया लेंगे। कौन सा लेंगे, कर्व सरफेस एरिया को लेंगे। तो और इसका कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एल, कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल के बराबर क्या हो जाएगा इसका सरफेस एरिया आ जाएगा, है ना। और क्यू नेट कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स इनक्लोज कितना होता है, चार्ज अपॉन ये जो चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो यहां से क्या कर देंगे, इसको उठा करके यहां नीचे ले आएंगे। तो यहां से हमारे पास जो आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ पाएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ पाएगी बच्चों, ई बराबर क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा यहां से 2 पाई आर एल, और आर अपॉन एल कितना हो जाएगा बच्चों, आर अपॉन एल हो जाएगा आपका कितना, सॉरी क्यू अपॉन एल कितना हो जाएगा लैम्बडा। तो ये कितना हो जाएगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, और हम इसको क्या कर देंगे आगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो यहां से इतना हो जाएगा E इज इक्वल टू 2 लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और कितना हो जाएगा 1 अपॉन आर, और यहां पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन को क्या बोलेंगे के। तो ये कितना हो जाएगा 2 के लैम्बडा डिवाइडेड बाय आर। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से हमें देखने के लिए मिल पाएगी। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का क्या करते हैं, कर्व प्लॉट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि डिस्टेंस बढ़ाने पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने लगती है, फॉल करने लगती है, ठीक है ना। तो यहां पर y एक्सिस पे ऊपर ले लिया हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और x एक्सिस के ऊपर हमने ले लिए डिस्टेंस। तो यहां पर ये क्या हो रहा है, इनवर्स आ रहा है, तो ये पैराबोलिक यहां पर क्या हो जाएगी डिक्रीज। यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने लगेगी, फॉल करना स्टार्ट कर देगी। क्लियर है बच्चों, पक्का ईमानदारी के साथ, चलिए ठीक है। तो यहां पर हमारी आखिरी डेरिवेशंस यहां पर आती है, जो कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर की सारी डेरिवेशंस को हम क्या कर रहे हैं यहां ओवर कर रहे हैं। ये डेरिवेशंस आपकी क्या बता रही है यहां पर, find the electric field due to a uniformly charged infinitely long plane sheet with a surface charge density सिग्मा के रेस्पेक्ट में बनेगी। तो हम यहां पर क्या कर देते हैं, सबसे पहले एक शीट को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी यहां पर शीट हो चुकी है बच्चों, जिसके ऊपर क्या हो चुके हैं, इनफाइनाइट नंबर्स में बहुत सारे चार्ज का क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। तो ये मैंने यहां पर इस पे बहुत सारे चार्जेस का क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये चार्ज कर दिया, ये चार्ज कर दिया, ये चार्ज कर दिया, इसी तरह से ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, यहां पर ये कर दिया। इस तरह से क्या कर दिया,
सारे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर कर दिया। अब इन चार्ज का जब डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करनी है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में अज्यूम करता हूं बच्चों, तो यहां पर भी क्या करता हूं मैं, एक सिलेंड्रिकल सरफेस का अज्यूम कर देता हूं। यहां पर मैंने ये सिलेंड्रिकल सरफेस यहां पर ड्रॉ कर ली है, ठीक है। यहां पर ये सिलेंड्रिकल सरफेस को बना लेता हूं, एक ये यहां पर और एक ये यहां। क्लियर है? तो ये मेरा क्या हो चुका है, सिलेंड्रिकल, जिसकी रेडियस कितनी हो चुकी है बच्चों, आर रेडियस हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, आर रेडियस हो चुकी है। अब यहां पर जो होते हैं, जैसे ये आपको नहीं दिख पा रही होगी, यहां पर मैं इसको इसके अंदर दिखाता हूं। जैसे कि ये मेरी क्या थी, यहां पर ये शीट है, ये मेरी वो शीट है, और ये मेरा क्या है, वो सिलेंडर है। ये क्या है, मेरा वो सिलेंडर आपको देखने के लिए मिल पा रहा होगा। तो यहां पर जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और यहां पर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, आपको दिख रहा है ना। तो यहां पर ये दोनों सरफेस पे, तो यहां पर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन आ पा रहा है, तो इधर की वजह से ये जो, अगर मैं इसको यहां से पकड़ लूं, तो यहां पर ये मेरा सिलेंडर इधर की तरफ, तो इसका एक एरिया वेक्टर क्या आएगा, इधर की तरफ आएगा, एक एरिया वेक्टर क्या आएगा, इधर की तरफ आएगा, और एक एरिया वेक्टर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगी। तो ये मेरी वो शीट है और ये वो सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस है जो मैंने इसके लिए क्या किया, ड्रॉ किए। तो ये बीच में से क्या निकल रही है, मेरी सिलेंड्रिकल सरफेस निकल रही है, और यहां पर ये क्या है, मेरी शीट है। इस सिलेंड्रिकल सरफेस की जो है, ये क्या है, मेरी एक गाउसियन सरफेस है। तो एक शीट की वजह से जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए मिल पाती है, वो कितनी मिल पाती है, आपकी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, जहां पर सिग्मा क्या हो जाती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। इसकी डेरिवेशन हम क्या कर रहे हैं, यहां पर कर रहे हैं। तो ये डेरिवेशन कितनी हो जाएगी, यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर हमारा 3 एरिया वेक्टर हो जाएंगे। तो एक एरिया वेक्टर मुझे यहां पर देखने के लिए मिल पाएगा बच्चों, कितना, एक इधर की तरफ मिल पाएगा, एक एरिया वेक्टर इधर की तरफ मिल पाएगा, और एक एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि इस शीट को मैं ऐसे बना नहीं सकता, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इधर की तरफ हो जाएगी। क्लियर है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इधर की तरफ हो जाएगी। क्लियर है? तो टोटल मेरे पास 3 जगहों पर फ्लक्स बनेगा। यहां पर अगर मैं इसको DA1 कर दूं फर्स्ट एरिया, यहां पर DA2 का कर दूं, और यहां पर कितना कर दूं, DA3 का कर दूं, और यहां पर ये मेरी शीट हो जाएगी। तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रल E.dA, और फर्स्ट वाली सरफेस की बात करूं तो फर्स्ट वाली सरफेस यहां होगी, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन के अंदर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन के अंदर हो जाएंगे, है ना। क्लियर है? तो यहां पर 0 डिग्री। इसी तरह से दूसरे वाले की वजह से करूंगा, जो वहां पर हो जाएगा, तो E.dA, और यहां पर मेरा थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड सरफेस के लिए करूंगा, तो इंटीग्रल E.dA, और थीटा कितना हो जाएगा मेरा यहां पर 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। थर्ड की वजह से भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, फाई नेट लिखूंगा, फ्लक्स इनक्लोज, तो फाई नेट बराबर कितना हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। जैसा कि आप जानते हैं φ1 और φ3 की वजह से फ्लक्स बनेगा और φ2 की वजह से नहीं बनेगा, क्योंकि एरिया वेक्टर उधर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। यहां पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो φ2 कितना हो जाएगा, 0। तो नेट फाई कितना है आपका, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर ये E बाहर आ जाएगा, और इसका जो टोटल एरिया है वो कितना मान लिया हमने, A मान लिया। तो इंटीग्रेशन में कितना हो जाएगा आपका DA का इंटीग्रेशन, और यहां पर भी E बाहर आ जाएगा, और यहां इंटीग्रेशन में कितना हो जाएगा DA। तो यहां पर इसका भी टोटल एरिया कितना हो जाएगा A, और इसका भी टोटल एरिया कितना हो जाएगा A। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 2EA, और यहां कितना हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो ये E बराबर कितना हो जाएगा आपका Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि हम जानते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया क्या हो जाता है, सिग्मा कहलाता है। तो E बराबर हमारे को यहां कितना मिल पाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमें यहां देखने के लिए मिल पाएगी। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक